नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। ब्लड, बात करें रक्त, यह है एक रेड कलर का विस्कस फ्लूइड होता है जो कि हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है और यह आर्टरीज से होकर के विभिन्न हिस्सों में शरीर के घूम करके वेन्स से होकर के यह वापस हार्ट में आ जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल अगर आज हम बात करें तो हम ब्लड की संरचना की बात करेंगे। ब्लड में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं उनकी बात करेंगे। तो इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो ब्लड में दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है प्लाज्मा और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। सबसे पहले अगर हम प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा तो यह है एक येलो कलर का, येलोइश फ्लूइड होता है जो कि रक्त में पाया जाता है। यह रक्त का तकरीबन 55% हिस्सा होता है। बात करें कि इस प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो इस प्लाज्मा में एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लूकोज, कई तरह के मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ये सब आयंस इसमें उपस्थित होते हैं। और हम बात करें तो इसमें 3 प्रकार के प्रोटीन्स भी होते हैं। 3 प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जिनका नाम है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और एक है फाइब्रिनोजन। अगर हम तीनों की बात करें तो सबसे पहले फाइब्रिनोजन है। यह है ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड का क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। क्लॉट क्या होता है कि जैसे ही हमें एक चोट लग जाती है तो वहां से हिस्से से ब्लड बहना शुरू कर देता है, तो यह ब्लड कुछ समय के बाद अपने आप ही रुक जाता है बहना। यह किस कारण होता है? इन फाइब्रिनोजन के कारण। इसमें और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक होता है एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। ये प्रोटीन्स भी तरह तरह की यहाँ पर एलर्जिक रिएक्शंस में और ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करते हैं। जैसे एल्ब्यूमिन है, ये ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है, और जो ग्लोबुलिन है यह है एलर्जिक रिएक्शंस में हेल्प करता है। और हम बात करें तो प्लाज्मा में कई तरह के क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, जो कि फाइब्रिनोजन के साथ मिल करके, और अगर हम ये करें तो एक और पार्ट होता है प्लेटलेट्स, उनके साथ मिल करके ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अगर ब्लड में ये क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है तो जो ब्लड है उसको हम बोलते हैं सीरम, जो कि हम लैब में टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें हमें क्लॉटिंग की सहायता नहीं चाहिए। तो ये ब्लड का पहला पार्ट था जिसकी हमने डिस्कशन किया, जिसको हमने बोला प्लाज्मा। दूसरा भाग है जिसको हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड में 3 तरह के फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला है एरिथ्रोसाइट्स, दूसरे प्रकार का होता है ल्यूकोसाइट्स,
तीसरे प्रकार का होता है प्लेटलेट्स। सबसे पहले बात करें एरिथ्रोसाइट्स की, तो यह है ब्लड में, इनको हम बोलते हैं आरबीसी या फिर जो होता है रेड ब्लड सेल्स। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये रेड कलर की होती है। रेड कलर की क्यों होती है? क्योंकि इसमें एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं HB, हेमोग्लोबिन, जिसके बारे में हमने हाल ही में एक वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। यह एक लाल रंग का प्रोटीन होता है जो कि आरबीसी में उपस्थित होता है। ये जो आरबीसी है, इनका जो निर्माण है वह होता है रेड बोन मैरो में या बोन मैरो। रेड बोन मैरो में इनका निर्माण होता है और इनकी जो जिंदगी होती है वो 120 दिनों की होती है। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपने आप मर जाते हैं और ये चले जाते हैं स्प्लीन में। यह इनका शमशान ग्रह होता है जहां पर ये आरबीसी मर जाते हैं। और इसकी बात करें तो इसकी जो, अगर हम संख्या की बात करें, जो आरबीसी है वो हमारे शरीर में होते हैं 5 से 5.5 मिलियन पर सेंटीमीटर क्यूब। एवरेज ह्यूमन का जो ब्लड होता है उसमें यह 5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन पर सेंटीमीटर क्यूब ब्लड में यह इनकी संख्या जो है वो होती है। आरबीसी की अगर सेल्स की बात की जाए तो इनमें यहां पर न्यूक्लियस नहीं होता है और इनके अगर रोल की बात की जाए तो आरबीसी का जो मेन रोल है वह है हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट का। जैसे ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन का, ट्रांसपोर्ट करना कार्बन डाइऑक्साइड का, ट्रांसपोर्ट करना एंजाइम्स का, ट्रांसपोर्ट करना फूड का, ट्रांसपोर्ट करना प्रोटीन्स का, वगैरह वगैरह जितने भी ट्रांसपोर्ट के कार्य हैं वो हमारे शरीर में आरबीसी के द्वारा किए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां पर दूसरे प्रकार के हमने जैसे बात की वो होते हैं ल्यूकोसाइट्स, या इनको हम बोलते हैं WBC। नाम से ही पता चल रहा है, इनको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इनमें यहां पर जो है कोई भी लाल कलर का पिगमेंट नहीं होता है, ये कलरलेस होती है। इनकी अगर हम सेल्स की बात करें तो यहां पर जो सेल्स होती हैं वो कलरलेस तो होती ही और यहां पर न्यूक्लिएटेड होती है, यानी इनमें न्यूक्लियस होता है। इनकी अगर हम बात करें संख्या की तो यह होती है 6000 से 8000 प्रति सेंटीमीटर क्यूब ब्लड में इनकी संख्या होती है। आगे इनका यूज क्या है? तो यह हमारे शरीर में, अगर हम यहां पर देखें तो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। हमारे शरीर में जितने भी तरह का प्रोटेक्शन होता है, वो कितने भी प्रकार के यहाँ पर जो रक्षात्मक तत्व होते हैं वो सब यहाँ पर WBC में ही होते हैं। इसी के बेस पर हम WBC को 2 पार्ट्स में बांटते हैं। सबसे पहले प्रकार के होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, और दूसरे प्रकार के होते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स भी आगे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रकार के हैं न्यूट्रोफिल्स, एक होता है इओसाइनोफिल्स, फिर है बेसोफिल्स, एग्रेनुलोसाइट्स 2 प्रकार के, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। बात की जाए हमारे शरीर में जो बेसिक सा इम्यून सिस्टम है वो होता है लिम्फोसाइट्स के कारण।
जैसे कि बच्चा एक मिट्टी में खेलता है, मिट्टी के खेलने के कारण उसमें यहाँ पर इम्यूनिटी हम कहते हैं उसमें डेवलप हो गई, या फिर हम बाहर से कोई इंजेक्शन, जैसे कोविड का हमने वैक्सीन दिया, उससे हमने इम्यूनिटी डेवलप की, वो सब यहाँ पर लिम्फोसाइट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये भी आगे दो प्रकार के होते हैं, बी टाइप और टी टाइप, दोनों की दोनों ही, इसका हम डिस्कशन बाद में करेंगे, ये दोनों की दोनों यहाँ पर जो होता है इम्यून सिस्टम को बिल्टअप करने में सहायता करता है। अब बात आती है मोनोसाइट्स का और जो न्यूट्रोफिल्स है, ये दोनों के दोनों ही ये यहाँ पर फैगोसाइटिक होते हैं नेचर में। फैगोसिटिक, फैगोसिटिक क्या होता है कि अगर हमारे शरीर में कोई भी इंफेक्शन सॉलिड रूप में गया या कोई वेस्ट मटेरियल ऐसा है जो बॉडी के यूज का नहीं है, जैसे माइक्रोब्स हो सकते हैं, बेसिकली फंजाई भी हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस, जो सॉलिड फॉर्म में गए हैं, उनको इसने तोड़ना होता है इन दोनों की जोड़ी में, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स की जोड़ी में। इसके बाद ये यहाँ पर जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ये सबसे ज्यादा ब्लड में पाए जाते हैं, तकरीबन 62 से 65% तक इनके अमाउंट हो सकते हैं। और जो बेसोफिल्स होते हैं ये कम पाए जाते हैं, ये 1% के आसपास पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो इन बेसोफिल्स का और इओसाइनोफिल्स का ये क्या यूज है। जो बेसोफिल्स हैं ये हमारे शरीर में डिफेंस में हेल्प करते हैं कि कोई दिक्कत ना हो। या अगर मैं थोड़ा पहले बात करूं, इओसाइनोफिल्स जो होते हैं ये एलर्जिक रिएक्शंस को रोकते हैं। एलर्जी या इन्फेक्शन होता है तो उसको रोकते हैं। कैसे रोकते हैं कि कोई यहाँ पर बैक्टीरिया अगर हमारे शरीर में एंटर कर गया तो उसके प्रभाव को ही खत्म करेंगे, उसको ही ये खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर यह है एलर्जी और इन्फेक्शन, इनके साथ आपस में फैगोसिटिक, ये इनको खा जाते हैं, इनके सेल्स को ही तोड़ते हैं। रोकने के लिए इओसाइनोफिल्स, एलर्जी और इन्फेक्शन। अब इन केस अगर हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो गया, एलर्जी हो गई, तो उस एलर्जी से लड़ने के लिए हमारे शरीर में एक ताकत पैदा होती है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन, जैसे एक भिरड़ ने हमारे स्किन को काट दिया, उसके बाद यहाँ पर हमारा जो शरीर है वो भिरड़ के यहाँ पर कांटे के चारों ओर एक स्वेलिंग सी पैदा कर देता है, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। तो ये जो इन्फ्लेमेशन है इसको हम कॉज करते हैं बेसोफिल्स से। होते कम है अमाउंट में क्योंकि बॉडी को इसकी इमरजेंसी में ही जरूरत पड़ती है, लेकिन ये कारगर पूरे साबित होते हैं जब हमारी बॉडी पर कोई अटैक हो जाता है। तो ये दूसरा पार्ट हमने डिस्कस किया। पहला हमने एरिथ्रोसाइट्स डिस्कस किया, दूसरा हमने ल्यूकोसाइट डिस्कस किया। तीसरे प्रकार के होते हैं प्लेटलेट्स। इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है जब से ये भाई साहब डेंगू मच्छर भी आए हैं। यह डेंगू का जो मच्छर होता है यह हमारे शरीर में डेंगू फैलाता है, और इसके कारण जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो प्लेटलेट्स का चेक करने के लिए ही बोलता है। ब्लड में प्लेटलेट्स को हम देख करके, ये हमारे शरीर में कितने होते हैं, ये होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख।